जोहार फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में। मैं प्रेम कुमार मंडल आप सभी के लिए जेपीएससी मेंस में पेपर 3 से रिलेटेड इतिहास के प्रश्नों को बता रहा था, उनको सॉल्व करने का कोशिश कर रहा था। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने ईस्वी सन 1600 से लेकर 1848 तक, जिसमें 1848 में मैंने बताया कि किस तरीके से डलहौजी जी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स नीति के तहत भारतीय राज्यों को अपने में शामिल करना शुरू कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। आप सभी इससे अवगत होंगे, 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति को मैं 3 भागों में डिवाइड किया हूँ दोस्तों, 3 भागों में डिवाइड किया हूँ, क्योंकि 3 भागों में अलग अलग उनके बारे में बताना जरूरी है। फर्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में, उसमें हम लोग देखेंगे उसके स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास जो होगा दोस्तों, उसमें मैं उनके कारणों के बारे में बताने का कोशिश करूंगा। और फिर लास्ट वाले में मैं बताने का कोशिश करूंगा कि 1857 की क्रांति में भारत के किन सैनिकों ने, या फिर किन विद्रोहियों में, या फिर किन राजाओं ने, है ना, 1857 में अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। और फिर बाद में उसके महत्व के बारे में बताने का कोशिश करूंगा और निष्कर्ष में जाएंगे। तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट में मैं आपको स्वरूप के बारे में बता रहा हूं, सेकंड पार्ट में इनके कारणों को सीखेंगे, और थर्ड पार्ट में हम क्रांतिकारियों के बारे में देखेंगे कि उनमें से उस टाइम किन किन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, और साथ में हम निष्कर्ष निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं क्रांति का स्वरूप के बारे में बताने का कोशिश करूंगा। 1857 की क्रांति का स्वरूप आखिर किस तरीके का था। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को मेरा यह क्लास बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि मेरा जब भी क्लासेस आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे स्टडी फॉर गोल्स चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको तरह तरह के एग्जाम्स के लिए अलग अलग लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। नाम है इसका 1857 की क्रांति, भाग 1, क्रांति का स्वरूप। दोस्तों, 1857 की क्रांति का मैंने बताया कि इसको विभिन्न पार्ट्स में मैंने डिवाइड करके रखा है। तो उसमें पहला पार्ट है क्रांति का स्वरूप। आज इस क्लास में हम लोग उसके बारे में देखेंगे। फिर दूसरे क्लास में दीर्घकालिक कारण और तात्कालिक कारणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे थर्ड क्लास में कि ये देखिए, ये मैंने बताया कि ये फर्स्ट क्लास में मैंने बताऊंगा मैं, इनके बारे में मैं सेकेंड क्लास में बताऊंगा। और क्रांतिकारियों और असफलता के कारणों को इनको मैंने थर्ड क्लास में करके रखा है। तो लगातार 3 दिन आप जुड़े रहिए, 1857 की क्रांति के सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप सीख जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ज्ञात हो तो आप देखेंगे कि 1857 के आसपास, 1857 ईस्वी के समय हमारे देश में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व काफ़ी अच्छा हो चुका था। लगभग पूरे भारत के सभी राज्यों में इनका फैलाव हो चुका था। और मुख्यतः जो उत्तरी भाग था, है ना,
उसके लगभग सभी राज्यों में इनका अधिकार हो चुका था और कुछ राज्यों के लिए उनका लड़ाई अभी भी चल रहा था, जैसे सिख साम्राज्य के लिए, पंजाब प्रांत के लिए, अफगानों के लिए, ठीक है, जम्मू कश्मीर के लिए। तो इन सभी के लिए लड़ाइयाँ चल भी रही थी और साथ में लगभग उत्तरी भाग में, और यहाँ आप चले जाएं तो मराठा साम्राज्य और मैसूर तक तो इनका साम्राज्य फैल ही चुका था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 1857 के महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन थे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ब्रिटिश क्राउन के समय में महारानी विक्टोरिया जो थी वो वहाँ की रानी हुआ करती थी। उस टाइम ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे वो थे विंस्कॉट पाल्मस्टन। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। आप देखेंगे कि इनके वक्तव्य किस तरीके से हमारे भारतीयों के लिए खतरनाक हुआ करते थे। फिर हम लोग देखेंगे कि भारत में जो उस टाइम गवर्नर जनरल थे, आपको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1833 के बाद भारत में गवर्नर जनरल बना के भेजना शुरू किया था। तो उस टाइम 1833 के बाद, ठीक है ना, आपको पता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल हुआ करता था 1833 के बाद। तो भारत में गवर्नर जनरल जो उस टाइम था 1857 के ईस्वी में था, वो लॉर्ड कैनिंग था। बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं, लोग समझते हैं कि लॉर्ड डलहौजी होगा, लेकिन लॉर्ड डलहौजी मैंने बताया था कि 1856 ईस्वी में वो यहाँ से चले गए थे, ठीक है। 1856 में उनको बुला लिया गया था, वो यहाँ से चले गए थे। और जो हमारे 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता बनेंगे, है ना, वो थे मुगल सम्राट। और इस टाइम मुगल सम्राट जो थे वो कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। कौन थे दोस्तों? बहादुर शाह द्वितीय। देखिए दोस्तों, मैं ये जो नोट्स बना रहा हूँ ना, ये आपका एनसीईआरटी बुक्स का, देन स्पेक्ट्रम का, देन अदर जो भी बुक्स हैं उनको मैं पढ़ के उसके बाद नोट्स बना रहा हूँ। तो आप लोगों को कहीं और नोट्स देखने का ज़रूरत ना पड़े, इस तरीके से मैंने नोट्स को बनाया। तो प्लीज़ अगर आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो आप मेरा ही पीडीएफ जाके पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा तैयारी करने में। मैं कोशिश करूंगा कि इस मंथ में मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लेक्चर्स लेके आपके लिए लाऊं। तो आइए जानने का कोशिश करते हैं कि 1857 की क्रांति का स्वरूप कैसा था। स्वरूप कहने का मतलब क्या है दोस्तों? स्वरूप कहने का मतलब ये है कि क्या यह हमारे देश के लिए था? क्या यह हमारे देश के लिए था? यानी कि देशभक्ति से ओतप्रोत व्यक्तियों ने इसको लड़ने की कोशिश करी थी। देशभक्ति, ठीक है। या फिर क्या ये केवल क्षेत्रीय लोगों के द्वारा लड़ा गया लड़ाइयाँ था, जहाँ केवल अपना अपना ही लाभ को देखा जा रहा था? क्या इसमें सभी लोगों की भागीदारी थी? समाज के सभी वर्ग के लोगों की भागीदारी थी? क्या यह 1857 की क्रांति जो सैनिकों ने शुरू किया था, सिपाहियों ने शुरू किया था, तो क्या यह केवल सिपाही का युद्ध बन के रह गया? तो इन सभी के बारे में जानकारी जब हम लोग लेंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि आखिर इसका स्वरूप कैसा था। ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि 1857 की क्रांति के बारे में मुख्यतः जो दस्तावेज है वो दस्तावेज हमारे भारतीयों द्वारा तैयार नहीं किया गया है। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो दस्तावेजों को जो बताए हैं वो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहासकार बताए हैं, या फिर उनके दस्तावेजों से हमें जानकारियां मिलती है कि उस टाइम क्या हो रहा था। तो इसके पीछे काफ़ी कंफ्यूजन है, काफ़ी ज़्यादा वैचारिक मतभेद है। तो उन सब चीज़ों को जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जब तक हम लोग नहीं जान पाएंगे तब तक 1857 की क्रांति सही तरीके समझ में नहीं आएगा। तो अगर मैं इसका फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करना शुरू करूं तो देखिए, शुरुआत में तो ये बिल्कुल सैन्य विद्रोह था, क्योंकि यह बैरकपुर में आप देखेंगे तो मंगल पांडे जी ने शुरू किया था। मंगल पांडे कौन थे? एक सिपाही थे, एक रेजिमेंट के।
फिर मेरठ के बैरकपुर, मेरठ का जो छावनी था वहाँ पर भी सिपाहियों ने ही विद्रोह किया था और दिल्ली की ओर कूच किया था। लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे जो है इसमें रजवाड़े आ जाते हैं, यानी कि देसी रियासत आ जाते हैं। शिल्पकार लोग जो होते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं, व्यापारी जो थे वो भी शामिल हो जाते हैं, किसान, मजदूर और यहाँ की जनजातियाँ, आम नागरिक, महिलाएं तक इसमें शामिल हो जाती है दोस्तों। आप हमारे झारखंड के इतिहास में भी जब पढ़े होंगे तो उसमें भी हम लोग देखे थे कि 1857 की क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों में जैसे हजारीबाग हो गया, रांची हो गया, ठीक है, तो इन सभी क्षेत्रों में हमने देखा कि अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था, ठीक है। तो और देखिए दोस्तों, आपका जो झारखंड के मेंस में इतिहास से रिलेटेड जो 6 टॉपिक दिए गए हैं उनको भी मैं कवर करवा दूंगा, एग्जाम से पहले मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि शुरुआत में ये सैन्य विद्रोह था और फिर धीरे धीरे यह व्यापक होता चला गया। तो जितने सारे दस्तावेज हैं, जितने सारे इतिहासकारों ने इनके बारे में 1857 की क्रांति के बारे में लिख रखा है, तो उससे उसका वास्तविकता पता करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि एक तो इसमें विदेशियों का ज़्यादा प्रभुत्व था, विदेशी लोगों ने ही ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का कोशिश किया था, और हमारे भारतीय जो थे उन लोगों ने इनके बारे में कुछ लिखा ही नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे कि ये सारी चीज़ें सीक्रेट रहे और उनको सफलता मिल सके। समझ गया ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा था कि भारतीय द्वारा क्रांति को गुप्त रूप से नियोजित किया गया था, अतः दस्तावेजों का अभाव है। दस्तावेज कहाँ से मिलेंगे, वो लिखना ही नहीं चाहे, लिखा हुआ रहेगा तो फिर अंग्रेज पढ़ लेंगे और उनको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो ये वो चाहते नहीं थे। नेक्स्ट क्या था कि स्वदेशी इतिहासकारों पर प्रतिबंध रहता था उस टाइम, उनके द्वारा लिखी गई चीज़ों को छापने को तैयार नहीं होते थे या फिर छपने ही नहीं देते थे, ठीक है। अतः विदेशी इतिहासकारों ने अपनी कंपनी के सपोर्ट में जो चाहा, जो कहानियां बनाना चाहा, वो उसने लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि यहाँ के विदेशी इतिहासकार जो थे, जो देसी लोग थे या फिर देसी इतिहासकार थे, देसी बुद्धिजीवी लोग थे, उन लोगों ने क्या लिखा, फिर हम लोग देखेंगे कि मार्क्सवादी जो बाद में डेवलप भी हुए, है ना, उनका विचार क्या है इस क्रांति के बारे में। तो आइए दोस्तों एक एक करके हम लोग देखते हैं इसको, इस क्लास को हम लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं विदेशी के बारे में। सबसे पहले इसमें अलग अलग नामों के बारे में देखेंगे, कौन कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में लिख रखा है। तो विदेशी कहने का मतलब यहाँ पर देखिए ज़्यादातर जो है ना ब्रिटिश लोगों के बारे में ही पढ़ाई करेंगे हम लोग। ऐसे तो अन्य विदेशी लोग भी यहाँ पर थे, जानते हैं आप लोग, डच लोग थे, फ्रांसीसी लोग थे, लेकिन उन लोगों के बारे में ज़्यादा लिखने का या फिर पढ़ने का जरूरत नहीं है। बेसिकली हम लोग देखेंगे ब्रिटिश लोगों ने क्या कहा था। तो अधिकांश ब्रिटिश लोगों का यह मानना था कि यह केवल और केवल सैन्य विद्रोह था, जो सैनिकों तक ही सीमित था। जैसे इसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन है, तो एक है जॉन सीले, एक है जॉन लॉरेंस और एक है मालसेन। तो इन लोगों का जो मानना था, इन 3 प्रमुख व्यक्तियों का जो मानना है वो यह मानना है कि यह बेसिकली सैनिक विद्रोही था। सैनिकों ने शुरू किया और सैनिकों तक ही यह खत्म हो गया। फिर एक आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी आते हैं, चार्ल्स रेक्स। तो देखिए दोस्तों, इनका बुक एक प्रकाशित हुआ था 1858 ईस्वी में। इस बुक का नाम था नोट्स ऑन द रिवोल्ट इन द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस। नोट्स ऑन द रिवोल्ट इन द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस। तो उसने नोट्स लिखा है। तो उसमें
चार्ल्स रेक्स ने यह बताने का कोशिश किया कि ये जो विद्रोह था ये सैनिक विद्रोह था। यानी कि ये जो जॉन सिले, जॉन लॉरेंस, मालसेन, इन लोगों ने जो कहा उसी का ये क्या किया, समर्थन किया है कि ये जो है एक सैनिक विद्रोह ही था। फिर इन्होंने लिखा कि कुछ क्षेत्रों में जाकर यह विद्रोह जो है जन विद्रोह में परिवर्तित हो गया। यानी कि धीरे धीरे अब जो है समाज के अन्य लोग जो है, अन्य वर्ग के लोग इसमें शामिल होना शुरू हो गए। तो देखिए यहाँ पर अब जो चार्ल्स रेक्स है ना, चार्ल्स रेक्स, इनका समर्थन करने वाले हमारे भारतीय इतिहासकार भी बहुत लोग हैं। हमारे देश के कुछ भारतीय इतिहासकार हैं जिन लोगों ने चार्ल्स रेक्स के इस थ्योरी को कि यह पहले सैनिक विद्रोह था, बाद में कुछ क्षेत्रों में यह जन विद्रोह में परिवर्तित हो गया, इसका समर्थन करते थे। उनमें प्रमुख व्यक्ति जो थे वो थे किशोरी चंद्र मित्रा, जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, और सबसे महत्वपूर्ण नाम आप जो सुनेंगे वो सुनेंगे दोस्तों, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, ये उस टाइम के बहुत बड़े आदमी हुआ करते थे, आपको पता है, बहुत नामी व्यक्ति हैं ये। ठीक है, तो इनकी एक पुस्तक आई 1859 में प्रकाशित हुई थी, असबाब अ बगावत अ हिंद। ठीक है, और बाद में इसी का कन्वर्सन जो हुआ वो हुआ द लॉसेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857, सर सैयद अहमद खान। तो इन लोगों का भी ये मानना था कि हमारे देश में 1857 में जो क्रांति हुई वो बेसिकली सैनिक विद्रोह ही था। धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों में समाज के सभी वर्गों ने इसमें भाग लेना शुरू कर दिया। ये विचार, अब देखिए, अब इतिहास में जब भारतीयों के द्वारा कुछ लिखा नहीं गया है तो उसमें मतभेद तो होना जरूरी है, और उस समय हमारे देश में हमारे शासकों का ही कोई अधिकार नहीं था। तो जिसने जो बोला हमने मान लिया, लेकिन उसका खंडन होना तो जरूरी है, क्योंकि हमारे देश के लोगों ने इतने अच्छे से लड़ाई लड़ी। और किस लिए? क्योंकि वहाँ पर यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने भी, मान लो कि जो क्षेत्रीय राजा थे, जो क्षेत्रीय शासक थे, उन्होंने सपोज कि अपने लिए लड़ा, लेकिन लड़ा तो सही, उसमें वर्ग के सभी लोगों ने भाग तो लिया, लेकिन इन लोगों का कहना है कि केवल सैनिक विद्रोह था। तो हमारे इतिहास में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई उनको भी ये लोग दबाने का कोशिश कर रहे थे। क्यों कर रहे थे दोस्तों? आपको पता है कि इतिहास कभी छुपता नहीं है। तो आने वाले पीढ़ी अगर अंग्रेजों के इन हरकतों को पढ़ेंगे तो उनको लगेगा ना कि इन लोगों ने गलत किया। तो अंग्रेज ऐसा चाहते थे कि उनका छवि जो है बिल्कुल दूध की तरह धुला हुआ रहे, समझ गया ना? इसलिए अंग्रेजों ने उन्हीं बुकों को या फिर उन्हीं इतिहासकारों के विचारों को प्रकाशित होने दिया, सामने आने दिया, जिन लोगों ने उनका सपोर्ट किया। राइट। तो देखिए अन्य महत्वपूर्ण नामों को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें एक और नाम आता है सर जेम्स आउट्रम का, डब्ल्यू टेलर का और रॉबर्टसन का। ठीक है, इन लोगों का कहना था, ये देखिए इन लोगों का विचार ही बिल्कुल बदल गया। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि ये सैनिक विद्रोह था, फिर सैनिक विद्रोह से वैचारिक मतभेद में देखिए क्या होता है, आगे जाके इसको इन लोगों ने धार्मिक विद्रोह में बदल दिया। इन लोगों ने कहा कि नहीं, ये सैनिक विद्रोह नहीं है, यह धार्मिक विद्रोह था। किस तरीके से? तो जैसे सर जेम्स आउट्रम हो गया, डब्ल्यू टेलर हो गया, रॉबर्टसन हो गया, इन लोगों ने कहा बेसिकली ये मुस्लिम विद्रोह है। मुस्लिम विद्रोह कहने का क्या तात्पर्य है? क्योंकि 1857 की क्रांति में हम लोग देखेंगे कि जो इसका मुख्य नेतृत्व करता थे बहादुर शाह द्वितीय को बना दिया गया था। तो बहादुर शाह द्वितीय चूँकि मुस्लिम थे और मैक्सिमम उस टाइम के आसपास में जो बड़े बड़े राज्य थे उसमें मुस्लिम शासक हुआ करते थे। तो इन लोगों का कहना था कि नहीं, ये मुस्लिम विद्रोह है। और फिर इन लोगों
के ही विचार में ये भी भावना आई कि बेसिकली ये हिंदू और मुस्लिम दोनों का मिली भगत था, उनका षड्यंत्र था। समझ गए बात? तो देखिए आउट्रम का और क्या विचार था। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था, इसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। यानी कि यह कह रहा है कि हिंदू समाज जो थे, हिंदू समाज में जिस तरीके से तरह तरह की चीज़ें घटित हो रही थी, घटनाएं घट रही थी, उन चीज़ों का शिकायत कौन करेगा। बेसिकली ज़्यादातर साम्राज्य में मुस्लिम शासक थे, तो हिंदू भी कहाँ जाते थे शिकायत करने के लिए, तो मुस्लिम शासक के पास जाते थे। तो मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं का जितना विचार था, उनका जो उनके ऊपर जो बीत रही थी, है ना, उनको सॉल्यूशन करने के लिए विद्रोह किया गया था। ये था आउट्रम का कहना। कैसे कैसे बात कहता है ये, देखिए आप सुनेंगे, इन लोगों का विचार को सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि इन लोगों ने ऐसा सोचा कि हमारे भारतीयों का जो विचार था, उनमें जो खून उबल रहा था, उन चीज़ों को दिखाना ही नहीं है। उनमें जो एकता आई, जिसके वजह से पूरे समाज उठ खड़ा हुआ, उन विचारों को नहीं दिखाना है। यहाँ ये दिखाने का हमेशा कोशिश किया जा रहा है कि वो लोग अलग अलग थे, यहाँ के लोगों में एकता थी नहीं। फिर आगे देखते हैं। आगे एक नाम आता है टी.आर. होम्स। तो टी.आर. होम्स के अनुसार ये कहता है कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। तो यहाँ बर्बर कौन है और सभ्य कौन है? देखिए इन लोगों का विचार ना काफ़ी ज़्यादा खराब है। सभ्य लोग अपने आप को मान रहे हैं अंग्रेज, अंग्रेज कर रहे हैं कि हम लोग सभ्य आदमी हैं। और बर्बर कौन है? बर्बर है यहाँ के भारतीय। अरे यार, जिन लोगों के ऊपर अत्याचार होगा वही तो आखिर बर्बरता करेंगे। जिनके ऊपर अत्याचार हो ही नहीं रहा, जो आराम से जिंदगी जी रहे हैं, वो क्या बर्बरता दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। तो देखिए ये हमारे सर टी.आर. होम्स, इन्होंने क्या कहा? हम भारतीयों को बर्बर कहा। और सभ्य किसको बोल रहा है? अपने आप को बोल रहा है। वो लोग अंग्रेज लोग सभ्य थे। तो ये सारी बातें चल रही है अभी। सैनिक, अभी हम लोग देखे थोड़ा देर पहले, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जैसे लॉरेंस थे, ठीक है ना, रेक्स थे, इन लोगों ने कहा कि सैनिक विद्रोह है। अभी आया है आउट्रम, आया है टेलर, आया है रॉबर्टसन, आया है। इन लोगों का मानना है कि नहीं, धार्मिक विद्रोह था। और टी.आर. होम्स ने तो अलग ही बात कह दी भाई, है ना, हम लोगों को बर्बर और अपने आप को सभ्य। आगे देखिए फिर एल.ई.आर. रीज ने क्या कहा। एल.ई.आर. रीज ने कहा कि यह बेसिकली धर्मांधों द्वारा किया गया विद्रोह था, यानी कि ईसाई धर्म के विरुद्ध विद्रोह था। तो यानी कि धर्मांध कौन? धर्मांध यहाँ के लोगों को बोल रहा है। मुस्लिम हो गए, हिंदू हो गए, सिख हो गए, है ना, हम सभी को ये लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोगों को बोल रहे हैं कि हम लोग जो थे वो धर्मांध थे, यानी कि अपने धर्म को बचाने के लिए ईसाई धर्म के विरुद्ध लड़ाई थी। अब देखिए इसमें और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आएंगे, के केदी। तो के केदी का विचार क्या था? इनका कहना था कि श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष है। अब यहाँ काला गोरा में भी विभक्त कर दिया। इन लोगों ने जातिगत विचारधारा को भी लेके आ गए, काले और गोरे का भेदभाव भी लेके आ गए कि श्वेत जो अंग्रेज थे, जो बाहर से आए थे, और यहाँ के लोग जो काले थे, उन लोगों ने श्वेतों के विरुद्ध संघर्ष किया। अब देखिए इनका विचार जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होता है टी. व्हीलर का। टी. व्हीलर का विचार क्या था? इन्होंने कहा था कि एशिया सभ्यता का यह परिचायक है, एशियाई सभ्यता का परिचायक है। तो इसमें देखिए एक्चुअल में बहुत बड़ा विचारधारा शामिल है। एशियाई सभ्यता कहने का मतलब क्या है? देखिए हमारे एशिया में जो है ना, अभी भी लड़ाई का पारंपरिक तरीका हुआ करता था। लोगों के पास तीर धनुष थे, भाला थे, है ना, तलवार था, इन सब चीज़ों से वो लड़ाइयाँ
लड़ा करते थे। जबकि यूरोपियन कंट्री में आपको पता है, यूरोप में आपको पता है वहाँ पर क्या था, वहाँ पर आधुनिकता का समावेश था। आधुनिक हथियार थे, बंदूक आ गए थे, राइफल आ गए थे, ठीक है, तोप थे। तो इन सब चीज़ों, तोप तो हालांकि इंडिया में भी था, तो उन सब चीज़ों से वो लोग किया करते थे और खुला मैदान में जाके तलवार दोनों आमने सामने लड़ाई करते थे, ठीक है। एक इनका ये विचार था कि अभी एशिया में क्या था, इस तरीके से लड़ाई होता था और उसी चीज़ का यह परिचायक है। और अपने धर्म को बचाने के लिए लोग लड़ाई करते थे, उसके लिए ये सब लड़ाई होती थी। ये एकजुट होकर अपने आप को, है ना, देशभक्ति की भावना इसके अंदर नहीं थी। इन लोगों का कहना था कि इंग्लैंड वाले में देशभक्ति की भावना थी, और ये हम लोगों को मानना भी पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सारे अधिकारी आते थे, जितने भी सारे सैनिक आते थे, वो भले ही अपना कंपनी को बचाने के लिए या फिर अपना, देखिए अपना कंपनी को बचाता था, तो कंपनी को बचाता था तो वो क्या करता था, अपना विस्तार भी तो कर रहा था, किसके नाम पे, अपने देश के नाम पे। तो एक देशभक्ति की भावना तो वो लोग वाकई में दिखा रहे थे। तो यही भावनाओं को जग जाहिर करने की कोशिश कर रहा है टी व्हीलर, ठीक है, कि यह एशियाई सभ्यता का एक परिचायक। अब देखिए और एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है पर्सिवर स्पीयर। इनका कहना था कि प्राचीन पुरातत्ववाद जो हैं वो भारत का अंतिम प्रहार था, यानी कि यही प्राचीन पुरातत्ववाद भारत का अंतिम प्रहार है। कहने का मतलब कि प्राचीन जो तरीके थे, प्राचीन जो लड़ाई का तरीका बोलें, रहने सहने का तरीका बोलें, है ना, क्षेत्रीयवाद का बात करें, तो इन सभी चीज़ों का इसमें समावेश था। और यहाँ के बाद, इस लड़ाई के बाद ऐसा हुआ कि पूरा समाज ही परिवर्तित हो गया, युद्ध लड़ने का तरीका चेंज हो गया, लोगों की विचारधारा बदल गई। सभी जो पहले अलग अलग राजा अपने आप को समझते थे, वो अब एकजुट होना शुरू हो गया। तो भारत में प्राचीन तरीके से जीने का जो तरीका था और लड़ाई करने का जो तरीका था, उसी का ये अंतिम प्रहार था। ये पर्सिवर स्पीयर ने कहा था। इन लोगों ने एक तरीके से बहुत सही चीज कही थी, है ना। तो अभी तक हमने देखा कि सैनिक विद्रोह हुआ, सैनिक विद्रोह के बाद हमने देखा ये धार्मिक विद्रोह में परिवर्तित हो गया। अब कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनकी विचारधारा बिल्कुल अलग होगा, जो अब ये लोग कहेंगे कि हाँ ये एक्चुअल में जन विद्रोह है, ये एक्चुअल में जन विद्रोह है, ये बोलने का कोशिश करेंगे ये। तो देखिए उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम हम लोग देखेंगे अभी, जिन्होंने कहा था कि ये एक्चुअल में जन विद्रोह है। उसमें मुख्य नाम जो आएंगे वो आएंगे ब्रूस नॉर्थन, दूसरा आएंगे डफ, और तीसरा आएंगे केवी और चार्ल्स, ठीक है। फिर और भी दो तीन नामों का जिक्र करना बहुत जरूरी है, जिन लोगों ने जन विद्रोह का समर्थन किया था, जन विद्रोह का समर्थन किया था। एक नाम आता है बेंजामिन डिजरेली। बेंजामिन डिजरेली, इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में, है ना, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में 27 जुलाई 1857 को कहा था, क्या कहा था, कि यह एक राष्ट्र विद्रोह था, यह एक राष्ट्र विद्रोह था, ना कि एक सैनिक विद्रोह था। तो ऐसा नहीं था कि हर ब्रिटिश लोगों का मानना था कि यहाँ केवल सैनिक विद्रोह था। अलग अलग लोगों ने यह भी कहा कि यह धार्मिक धर्मांधों का विद्रोह है। बेंजामिन डिजरेली हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में कह रहे हैं कि नहीं ये एक राष्ट्र विद्रोह था। तो सभी लोगों का अलग अलग विचारधारा थी, बट किसी की विचारधारा सामने आ रही थी, किसी की नहीं आ रही थी, और ये सब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकों के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि वो किसके विचारधारा को सामने आने देना चाह रहे हैं।
आप लोग अभी तक सोच रहे होंगे कि विचारधाराओं की लड़ाई इतनी क्यों, है ना, ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, समाज को आगे ले जाने के लिए विचारधारा में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। आप सभी को ये सब पता होगा। आज अभी जो है इलेक्शन का टाइम चल रहा है, हर हर मोदी, घर घर मोदी चले जा रहा है। तो ये एक विचारधारा है, उस विचारधारा में लोग बहे जा रहे हैं, उस विचारधारा में जाकर ही लोग जो हैं मोदी को वोट कर रहे हैं। तो मोदी अभी क्या हो गया, एक विचारधारा हो गई। तो इसीलिए उस टाइम का भी विचारधारा, 1857 की क्रांति का विचारधारा समझना बहुत जरूरी है। अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो ये समझ नहीं पाएंगे कि आखिर उस समय के लोगों में किस तरीके से भावनाएं आई और युद्ध, इतना बड़ा विस्तृत युद्ध कर दिया। जब तक विचारधाराओं में ये पैनिकता नहीं आएगी, है ना, तब तक इतनी बड़ी लड़ाई संभव नहीं है। ठीक, तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे भारतीय इतिहासकारों का क्या क्या कहना था। अभी कुछ भारतीयों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अभी तक तो अंग्रेजों का नाम ही सुन रहे थे कि इन्होंने ये कहा, इन्होंने वो कहा। ठीक, अब देखेंगे कि हमारे भारतीय लोग क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहला नाम हम लोग देखते हैं अशोक मेहता जी का। ये बहुत फेमस नाम है, आपको पता है ना, इंडियन इतिहासकारों में बहुत फेमस नाम है अशोक मेहता। तो उनका एक बुक आया, उस बुक का टाइटल था द ग्रेट रेबेलियन, द ग्रेट रेबेलियन। और इस बुक में यह लिखा गया है कि यह एक्चुअल में राष्ट्र विद्रोह है, यह एक्चुअल में राष्ट्र विद्रोह है। अब अगर अशोक मेहता जी का नाम सुन लिए तो आप वीडी सावरकर जी का नाम भी जानते होंगे। तो वीडी सावरकर जी का क्या कहना था, इन्होंने पूरा धारणा ही चेंज कर दिया था। देखिए, वीडी सावरकर जी का कहना था, ये देखिए, ये एक्चुअल में हमारे देश में बाद में हुए ना, और ये देशभक्ति से ओतप्रोत व्यक्ति हैं। तो इन्होंने हमारे भारतीयों का समर्थन किया। इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे भारतीय जो थे, भारत के लोग उस टाइम जो थे, वो सुनियोजित तरीके से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी। बिल्कुल विदेशियों को उखाड़ फेंकने का कोशिश करा उस टाइम। तो इनका बुक जो है वो क्या है, आप सभी को पता है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये बहुत फेमस बुक है। इस बुक को तो कई बार ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस में पूछे भी गए हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखा है, तो वीडी सावरकर जी ने लिखा है। और इन्होंने कहा कि यह बिल्कुल सुनियोजित तरीके से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी गई थी। और इनका जो समर्थन करते हैं वो करते हैं पी सीतारमैया जी। ठीक है, पी सीतारमैया जी, आप इनको कैबिनेट में भी देखेंगे। हमारा जो संविधान बनता है उस टाइम भी आप देखेंगे इनको। तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के बारे में पी सीतारमैया ने कहा। तो ये सेंटेंस भी याद रखिएगा दोस्तों कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 को किसने कहा था, तो वो कहे थे पी सीतारमैया जी ने कहे थे। तो यहाँ बहुत सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। आप अगर देखिए दोस्तों, अगर आप जेपीएससी में सीडीपीओ का तैयारी अभी कर रहे होंगे, आप सीडीपीओ का प्रीलिम्स होना है, फिर अभी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होना है, फिर अभी आपको सीजीएल का एग्ज़ाम होना है। तो इन सभी एग्ज़ाम्स में हिस्ट्री के क्वेश्चंस तो रहते हैं। और मैं यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ आपको, एक एक टॉपिक को विस्तार रूप में पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप लेक्चर्स को सुनेंगे तब भी आपको वहाँ से ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उनकी भी जानकारी आपको हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप हमारे स्टडी फॉर गोल्स चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। आपको यहाँ पर रंजीत सर का क्लास खोटा का सारा चीज़ें मिल जाएगी। खोटा आपको रंजीत सर पढ़ा रहे हैं। हाईकोर्ट असिस्टेंट और कलर के बारे में भी आप देखेंगे केपी सर पढ़ा रहे हैं। अभी मैं आपको जेपीएससी
में इतिहास केवल जेपीएससी मत लीजिए इसको, जेपीएससी में तो बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं अभी। चलिए सीडीपीओ का एग्जाम होगा, सिविल सर्विस का मेंस का एग्जाम होगा, लेकिन जेएसएससी सीजीएल या फिर हाईकोर्ट भी जितने सारे एग्जाम्स ले रहे हैं उसमें भी इतिहास के प्रश्न रहेंगे। और आप यहाँ अगर मेरा लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से उन क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएगा। तो आप लगातार जुड़े रहिए एक्सपोजी से, और अधिक से अधिक इन वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, अधिक से अधिक इन वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और झारखंड के स्टूडेंट्स को कोई भी परेशानी पढ़ने में ना हो। ठीक है, चलिए हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे उसको आगे करते हैं। तो हम लोगों ने देखा वीडी सावरकर हो गए, पी सीतारमैया हो गए, इन लोगों ने भारतीयों का समर्थन किया। इन लोगों ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल एक सुनियोजित तरीके से स्वतंत्रता की लड़ाई थी। और इन्होंने पी सीतारमैया जी ने कहा कि ये बिल्कुल और बिल्कुल भारत का पहली स्वतंत्रता की लड़ाई थी। लेकिन अब हमारे कुछ ऐसे इतिहासकारों को भी देखेंगे, हमारे देश के ही इतिहासकार को देखेंगे जिन्होंने इन चीज़ों का समर्थन नहीं किया। तो देखिए, और एक महत्वपूर्ण, देखिए हमारे सरकार के अंदर सुरेंद्र नाथ सेन जो थे 1950 के आसपास में वो काम कर रहे थे, हमारे देश के सरकारी इतिहासकार थे। ठीक है, सुरेंद्र नाथ सेन, ये भी बहुत फेमस नाम है। तो इनकी एक बुक आई थी 1857, इस तरीके से नाम ही रखा गया था 1857। ठीक है, तो इनकी जो पुस्तक है वो 1957 में प्रकाशित हुई थी। तो इनका कहना था, सुरेंद्र नाथ सेन का विचार था कि यह सबसे पहले धर्म के रूप में शुरू हुआ और वह धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। यह सुरेंद्र नाथ सेन जी का कहना था। ठीक है, फिर और एक बहुत महत्वपूर्ण नाम पढ़ेंगे, आरसी मजूमदार का। आप सभी जानते हैं ये सब जो है ना एनसीईआरटी बुक्स के राइटर्स हैं, है ना। तो इनका क्या कहना था, ये भी एक सरकारी इतिहासकार रहे हैं। तो इनका विचार में क्या था कि भारतीय सरकार, जो इनका जो विचार था उससे भारतीय सरकार बिल्कुल सहमत नहीं थे। आखिर इन्होंने कहा क्या था, इन्होंने कहा था कि इनका जो विचारधारा था 1857 को लेकर कि तथाकथित प्रथम राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना राष्ट्र और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तथाकथित प्रथम राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम है, ना तो राष्ट्रीय है और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। इनका ये विचार था। उसके भी बहुत सारे रीज़न रहे हैं। इनका कहना था कि भारत जो 1857 में अलग अलग रजवाड़े, अलग अलग देशी रियासतों में बटे हुए थे। आखिर उन लोगों में ये भावना, तो राष्ट्रीय भावना किसी भी प्रकार की थी नहीं। उन लोगों में केवल और केवल अपने क्षेत्रीय जो राजा होते थे वो अपना राज को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे थे, ये कहना था। और इनकी पुस्तक आई थी द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, ये भी 1957 में ही प्रकाशित हुई थी। तो भारत के जो सरकार होंगे तो बताइए क्यों ये सहमत होंगे। इनका यह भी कहना था कि ये पहला स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। ये पहला स्वतंत्रता संग्राम कैसे हो सकता है, इसके पहले भी तो कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। आपको पता है हमारे झारखंड में ही 1831 to 32 में कोल विद्रोह हुआ था। फिर 1856 में आपने देखा कि संथाल विद्रोह हुआ। फिर हम लोग देखे कि बंगाल में कई सारे विद्रोह हुए। आप 1764 की लड़ाई को भी ले सकते हैं, ये भी तो अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ी गई थी लड़ाई। तो ये सब क्यों नहीं प्रथम हुआ, ये प्रथम कैसे हो सकता है। तो इनका ये विचारधारा था और ये भी उसमें से गलत नहीं थे। ये प्रथम होने का तो समझ नहीं आता। बट हम लोग ये देख रहे हैं कि 1857 के समय में जितने विस्तार क्षेत्र में ये लड़ी गई थी उतनी विस्तार क्षेत्र में अभी तक कोई लड़ाई लड़ी नहीं गई थी। ठीक है, तो इसलिए भारतीय सरकार जो है आरसी मजूमदार के विचारों से सहमत बिल्कुल नहीं थे। और कुछ नामों को हम लोग देख लेते हैं, यही लास्ट होगा इसका स्लाइड, है ना, लास्ट स्लाइड यही है इनका। तो
इस टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं कि भारत में और कुछ जैसे एस.बी. चौधरी हो गए, पूरन चंद्र जोशी हो गए, और लास्ट में जो जो बुक हम लोग पढ़ते रहते हैं बिपिन चंद्रा जी का, है ना, आधुनिक भारत के इतिहास, इनके द्वारा ही लिखा गया है, आपको पता है। तो इनके विचारधारा में क्या चीज़ था ये भी हम लोग देख लेंगे, और इनके विचार से ही आज का जो लेक्चर है वो समाप्त करेंगे। तो एस.बी. चौधरी का कहना था कि यह विद्रोह सैनिक था और साथ में यह असैनिक विद्रोह भी था, दोनों ही मिलके ये विद्रोह लड़ी गई थी। मतलब सैनिकों के साथ साथ असैनिक मतलब क्या हो गया, यहाँ के सिविल, यहाँ की जनता, है ना, उनके द्वारा लड़ी गई थी। पूरन चंद्र जोशी का क्या कहना था, ये इकलौते पर्सन थे, इकलौते पर्सन तो नहीं, मार्क्सवादी विचार के और भी लोग हैं, लेकिन इनका कहना था कि यह विद्रोह जो है वो राज्य था, राज्य, है ना, यानी कि यहाँ के क्षेत्रीय राजाओं द्वारा लड़ी गई, ठीक है, और सामान्य जनता तक फैला था। मतलब कि यहाँ के क्षेत्रीय शासक जो हैं उन्होंने ये शुरू किया और धीरे धीरे यहाँ की जनता भी उसमें शामिल हो गई, ये कहना था पूरनचंद्र जोशी का। और अभी के समय जो सबसे फेमस बंदा है वो बिपिन चंद्रा जी हैं। तो बिपिन चंद्रा जी का क्या कहना था, इनकी जो पुस्तक है आधुनिक भारत का इतिहास, हर यूपीएससी तैयारी करने वाले लोग जो हैं इनके बुक को जरूर पढ़ते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास में बिपिन चंद्रा जी ने कहा है कि विदेशी सत्ता को हटाने का पुराने तरीके का अंतिम प्रयास है। मैं इनके विचार से मैं सहमत हूँ। बिल्कुल ये ऐसी लड़ाई थी जो हमारे देश के लोग जो हैं पारंपरिक हथियारों का प्रयोग करके, हाँ, बंदूकें और राइफलें भी यूज़ करी गई थी, और जिनके विरोध में देखिए आप आगे जाके आप तात्कालिक कारणों में देखेंगे कि चर्बी का यूज़ होना शुरू हुआ था राइफल में। तो एनफील्ड राइफल के खिलाफ ही इन लोगों ने लड़ाई शुरू की थी, सैनिक लोगों ने। और उन युद्ध जब होना शुरू हो गया तो इन्हीं राइफलों का ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों ने यूज़ किया और विदेशियों को हराने का प्रयास किया। तो देखिए, देशभक्ति की भावना अगर जागृत नहीं हुई थी तो अपना धर्म को नष्ट करके किस तरीके से ये लोग लड़ाई लड़े उन्हीं हथियारों से। तो ये सब बातें भी समझ में आनी चाहिए कि उस टाइम वो लोग अगर पहले संगठित नहीं थे तो उस टाइम संगठित हो गए थे। तो मैं बिपिन चंद्रा जी के विचार से बिल्कुल मैं सहमत हूँ, आप लोग अपना विचार देख लेंगे। लेकिन ये सारे विचारधाराएं जो है धीरे धीरे इतिहासकारों ने लिखा था, तो उन चीज़ों को मैंने बताया। जब भी आप 1857 से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उनको देखेंगे, तो इन विचारधाराओं में से आपको जो समझ में आए एक दो विचारधाराओं को आप लोग लिख देंगे, तो उससे क्या होगा ना कि जो आंसर राइटिंग होगा वो थोड़ा आपका खिल के आएगा बाहर। और जो चेक करेंगे उन लोगों को अच्छा लगेगा कि हाँ रियली में इनको 1857 को आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई जो है बहुत ज़्यादा है। और इन विचारधाराओं के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा भी लिख देंगे तो वो काफ़ी होगा। तो बिपिन चंद्रा जी का यही कहना था। और फिर बाद में इन्होंने कहा कि अब उसके बाद क्या हुआ, इस लड़ाई के बाद भारत में बुद्धिजीवियों का आँख खुल गई और उन लोगों ने यहाँ पर जन सुधार आंदोलन शुरू कर दिया। जन सुधार आंदोलन इसी लड़ाई के बाद शुरू कर दिया। और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे 1857 के बाद भारत में तरह तरह के जन सुधार आंदोलन हुए। आने वाले क्लासों में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। स्टडी फॉर गोल्स में आप जुड़िए, आपको तरह तरह के क्लासेस यहाँ मिल जाएंगे। आपको रंजीत सर के द्वारा ली जाने वाली जेपीएससी मेंस के खोटा से संबंधित क्लासेस मिलेंगे।
ठीक है। मैं तो इतिहास को पढ़ा रहा हूँ, आपको बाद में इसमें झारखंड से रिलेटेड भी पढ़ाऊँगा। आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप जुड़ जाएंगे तो आपको PDF वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आगे आने वाले क्लास में मैं आपको जो क्लास 10 लूँगा, क्लास 10 में मैं आपको बताऊँगा कि 1857 के क्रांति का मुख्य कारण क्या थे। वहाँ से आपको और भी बहुत अच्छे तरीके से ये सारी बातें समझ में आ जाएगी, आखिर इन इतिहासकारों का ऐसा क्यों कहना था 1857 के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड।